गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 6 जो हमारी क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट है, जिसको हम यूनिट 6 बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 6 का। तो चैप्टर है हमारा जो हमारा चैप्टर है, एक मिनट, ये जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन। यस माय डियर स्टूडेंट, तो आज इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये है हमारा यूनिट 6। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस यूनिट 6 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर साल यहां से कई क्वेश्चंस आए हैं, आपको पता है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए एक एक चीजों को कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे आज इस क्लास में नए होंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैं उनको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप मेरे रेगुलर लेक्चर्स को देख सकते हैं। यस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट। उसके लिए आपको करना क्या है, आप जाइए गूगल प्ले स्टोर में और वहां पर टाइप करिए DNCMI। जब DNCMI को टाइप करेंगे तो हमारे दो ऐप यहां पर ओपन होंगे DNCMI एजुकेशन के। तो आपको क्या करना है कि जिस ऐप में ये पीछे ब्लैक कलर दिया है, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, जिसमें केविन मीडिया लिखा हुआ है, DNCMI एजुकेशन है। इसको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड करिए, और जितने भी मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं पूरी बायोलॉजी आपको पढ़ाने वाला। इसके साथ ही माय डियर स्टूडेंट, जो बच्चे उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है ऐप को डाउनलोड करते समय या कोई क्वेरीज है, तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। नंबर है 7237841191, और ये सेकंड मोबाइल नंबर भी है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है माय डियर स्टूडेंट, उस यूट्यूब चैनल का जो नाम है उसमें भी आप DNCMI आप यहाँ पर सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो ये हमारा चैनल ओपन होके आ जाएगा DNCMI एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, और मेरी यहाँ पर फोटो लगी होगी। यहाँ से आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी जो लाइव लेक्चर है इसके थ्रू भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि हमें क्या क्या स्टडी करनी है। यस, किस चैप्टर में? ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। अगर एक नजर आप डालेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, तो आपको ये समझ में आएगा माय डियर स्टूडेंट कि ये चैप्टर नंबर 25 है। टोटल जो चैप्टर है बायोलॉजी में, उनका नंबर्स कितना है माय डियर स्टूडेंट? 38। कितने नंबर है इसके? 38 नंबर है आपको, तो आप नोट कर लीजिएगा। और ये हमारा है चैप्टर नंबर 25। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमारी यूनिट 6 है, इसमें टोटल चैप्टर आप देखेंगे 4 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और आप जानते हैं ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तभी आपको समझ में आएगा जब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आप समझ लेंगे। तो जब वो 2 चैप्टर में आपको कंप्लीट करा दूंगा, तब इस चैप्टर पे आऊंगा। आफ्टर दैट आज जो हमें चैप्टर्स स्टार्ट करना है माय डियर स्टूडेंट, वो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, और क्या क्या स्टडी करनी है इसका एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। क्योंकि जब हमें कहीं जाना होता है और अगर हमें ये पता हो कि बीच बीच के कौन से स्टेशन हैं माय डियर स्टूडेंट, तो जर्नी बहुत इंटरेस्टेड हो जाती है, और हमको पता होता है कि कब इस जर्नी के उस लास्ट पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे जहां हमको जाना था। तो माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम बात करेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर्स क्या है, कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं, कैसे वहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इन सारी चीजों की बात हम करने वाले हैं। फिर इसके बाद आ जाएंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फिर गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे। गैमेटोजेनेसिस में गैमीट के फॉर्मेशन की बात करेंगे। अगर मेल है तो स्पर्म के फॉर्मेशन की बात करेंगे, जिसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर वो फीमेल है तो देखेंगे ओवम का कैसे फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? आफ्टर दैट हम बात करेंगे फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कैसी होती है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन प्रोसेस क्या है। फिर हम बात करेंगे प्रेगनेंसी कैसी आती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, और फाइनली हम अपने पॉइंट पे पहुंच जाएंगे पार्टीशन एंड लैक्टेशन पे। तो इन सारी चीजों को हमें कवर करना है, और जब ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे तो इसी चैप्टर्स के कंटिन्यूअस करते हुए लास्ट हमारा चैप्टर होगा
यूनिट 6 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें रिलेटेड बहुत सारी डिजीज की बात करेंगे। यस, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट इस ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों को इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो यस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर बस 10 सेकंड के अंदर चैप्टर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। चलिए सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमें पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो चलिए जरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी की बुक में आपका दिया हुआ है। इसमें आप देखिए यहां पर पीछे ये आपका एनस दिखा रहा है। यस, एनस है जहां से एक्सक्रीटिव मटेरियल, सॉलिड एक्सक्रीटिव मटेरियल बाहर आता है। यस, ये आपका रेक्टम दिखा रहा है। यस, और इसके जस्ट इन फ्रंट की ओर आप ये देख रहे हैं पूरा का पूरा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का। क्या क्या इसकी नेमिंग है इसको हम समझ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले आप जानते हैं नीट एग्जाम में कई बार फिगर दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि पर्टिकुलर थिंग ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो चलिए हम इन सारी चीजों को क्लियर कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए सबसे पहले आप देखिए यहां पर जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे तो मुख्यतः हमें बात किसकी डीपली करनी होगी, टेस्टिस की। प्रॉपर इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कैसा इसका स्ट्रक्चर है। फिर हम देखेंगे ये टेस्टिस जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, इसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसकी कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड्स हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे ये जो पेनिस है जिसके थ्रू ये यूरिथ्रा लगा हुआ है, यस, किस तरीके से स्पर्म बाहर आते हैं या यूरिन किस तरीके से बाहर आता है इसकी बात करेंगे। और आफ्टर दैट किस तरीके से स्पर्म इस पेनिस के थ्रू इजैकुलेट हो जाता है इसकी भी बात हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट ये जो हमारा फिगर है इससे रिलेटेड जरा हम नेमिंग देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये एक यूरेटर आ रहा है, और ये यूरेटर कहां से आया हुआ है, ये आया हुआ है किडनी से। और किडनी से क्या लेके आ रहा है, ये किडनी से यूरिन लेके आ रहा है। और आपको पता है दो यूरेटर होंगे, एक यूरेटर यहां से आया होगा क्योंकि किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ये यूरेटर, ये दोनों यूरेटर आके इस तरीके से यहां पर इस यूरिनरी ब्लैडर के साथ यहां पर जुड़ जाएंगे, और यहां पर यही वो यूरिनरी ब्लैडर है जहां पे आके यूरिन क्या हो जाता है, यहां पर इकट्ठा होता है। क्लियर है? तो चलिए ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। आफ्टर दैट इसमें आप देखिए यस ये जो मेन स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स क्या है, यही है पेनिस। यस, और पेनिस में, पेनिस के अंदर आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है अंदर, ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं यूरिथ्रा। एक्चुअली यूरिथ्रा माय डियर स्टूडेंट ये कॉमन पाथवे है यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए, लेकिन याद रखिएगा एक समय में एक ही चीज होगी। अगर यूरिथ्रा का इजैकुलेशन होना होगा तो फिर यूरिन इसके उस समय पास नहीं होगी। क्लियर है मेरी बात? चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो ये यूरिथ्रा है। आफ्टर दैट देखिए यस यहां पर आप देखिए देख रहे हैं यहां पर जो पेनिस है हल्का सा यहां पर क्या हो रहा है, स्वेल हो रहा है। तो ये जो स्वेलिंग वाला पार्ट है पेनिस का इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लांस पेनिस। आफ्टर दैट आप देखिए इस ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन लगी होती है, यस, जो आगे पीछे जा सकती है। इस स्किन को बोलते हैं फोर स्किन। एक्चुअली यही वो स्किन है जो ग्लांस पेनिस को कवर किए रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं, कुछ रिलीजन्स में क्या होता है इस फोर स्किन को ही काट के उसको कट कर दिया जाता है, इस फोर स्किन को, जिससे क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आप जानते हैं कुछ रिलीजन में ऐसा होता है। तो ये फोर स्किन है। आफ्टर दैट और जरा कुछ पॉइंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। यस ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं जिसके अंदर टेस्टिस है, इसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे यस ये आपका टेस्टिस है। चलिए अब हम उन ग्लैंड्स की बात करेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी ग्लैंड्स की तरह काम करती हैं। तो पहली ग्लैंड्स आप देख रहे हैं यहां पर ये लीव्स जैसी ग्लैंड्स आपको दिख रही है, इस ग्लैंड्स को बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। यही वो ग्लैंड है जो सीमेन का सबसे ज्यादा परसेंटेज में सीमेन को प्रोड्यूस करती है। दूसरा आता है हमारे जो
एसेसरी ग्लैंड है वो है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए ये प्रोस्टेट आपको प्रॉपर दिख रहा है, यस, और यही वो प्रोस्टेट ग्लैंड है कि जब 60 ईयर एज हो जाती है मेल में, तो कभी कभी ये प्रोस्टेट ग्लैंड में इसमें ये इसका साइज बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर से ये जो नली निकल रही है यूरिन की, ये दबने लगती है, जिसकी वजह से बाथरूम या जो यूरिन है रुक रुक के आनी स्टार्ट हो जाती है। या कभी कभी क्या होता है कि इसी प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर कभी कभी इस केस में क्या किया जाता है कि इस प्रोस्टेट ग्लैंड्स को सीजर करके इसको बाहर कर दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, क्योंकि 60 इयर्स के बाद इस प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई काम तो रह नहीं जाता है, लेकिन फिर भी चलिए। आफ्टर दैट आप देखिए नेक्स्ट जो हमारा एक यस, ये टेस्टिस से जो स्पर्म लेके ट्यूब बाहर आ रही है, इस ट्यूब को बोलते हैं वास डिफरेंस। याद रखिएगा, जब मैं अभी टेस्टिस का स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा तो आपको मिसगाइड नहीं होना है। एक होती है वास डिफरेंस और एक होती है वासा डिफरेंसिया। तो दोनों की बात हम लोग करेंगे जब टेस्टिस के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट ये हमारी वास डिफरेंस हो गई। चलिए, तो हम लोगों ने यहां पर प्रॉपर ये सारे स्ट्रक्चर्स को, आई होप आपको सारी नेमिंग्स बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यूरेटर क्या है, सेमाइनल वेसिकल क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट, पेनिस, यूरिथ्रा, ग्लास पेनिस, फोर स्किन, इजैकुलेटरी डक्ट, रेक्टम, एनस। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड बताने के लिए रह गई थी, ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। यस माय डियर स्टूडेंट, तो ये सारी ग्लैंड्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, सीमेन के फॉर्मेशन में, सीमेन के प्रोडक्शन में। तो चलिए थोड़ा सा इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा डीप हम लोग समझते हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे फिगर की जो मैंने आपके एनसीईआरटी से लिया है। अभी इसके जस्ट पीछे वाले फिगर में आप देख रहे थे माय डियर स्टूडेंट, यहां पर जो साइड व्यू दिखाया जा रहा था, लेकिन ये जो व्यू है आप इसमें देखिए, इसमें टोटल वो व्यू दिखाया गया है जिसमें दोनों टेस्टिस को दिखा दिया गया है, बीच में पेनिस को दिखा दिया गया है। देख रहे हैं ये स्वेलिंग वाला पार्ट क्या है, भी मैंने आपको बताया है, ग्लास पेनिस है, और इसके ऊपर क्या है, ये फोर स्किन है। तो इसकी बात हम कर चुके हैं। देखिए वही यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर दिखाया गया जो अभी पीछे पढ़ के हम लोग आए हैं। सेमाइनल वेसिकल आपको दिखाई गई है, देखिए ये सेमाइनल वेसिकल है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, यस। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो अभी आप पीछे देख के आप आए हैं। ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हो गया, यस। ये हमारी यूरिथ्रा हो गई, मतलब कॉमन ट्यूब है जिसके थ्रू यूरिन और स्पर्म दोनों आते हैं। आफ्टर दैट देखिए टेस्टिस है, यस, और यहां पर टेस्टिस के अंदर का कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, बहुत घटमट स्ट्रक्चर है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे और समझेंगे पूरे टेस्टिस के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो यहां पर इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर्स को ना समझ के आगे की जो स्लाइड है वहां पर मैं आपको टेस्टिस के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को समझाने वाला हूं। तो ये सारी नेमिंग्स है, आपको पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। यही नेमिंग आपको फिगर दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि पर्टिकुलर पार्ट कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं टेस्टिस के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को समझाऊंगा। तो चलिए हम समझना स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस आपको पता है संख्या में 2 होती हैं, और ये जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस में बहुत सारे कमरे होते हैं या कह लीजिए कंपार्टमेंट होते हैं, और इन कमरों से ही पूरा ये टेस्टिस मिलकर बना होता है। इन कमरों को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स का मतलब एक ऐसी जगह जो खाली जगह है, यस, लेकिन वास्तव में खाली नहीं होती। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर भी 2 से 3, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 सेमाइनल वेसिकल्स होती है माय डियर स्टूडेंट, यस, जिसको हम इसको बोलते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, वेसिकल नहीं, सॉरी। इसके अंदर हर कंपार्टमेंट के अंदर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अभी टेस्टिस का स्ट्रक्चर आगे मैं आपको दिखाऊंगा, और यही वो ट्यूब्यूल्स हैं जो इन कंपार्टमेंट के अंदर होती हैं, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। क्योंकि ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपको 2 तरीके की सेल मिलेंगी, एक मेल जर्म सेल मिलेगा और सर्टोली सेल्स मिलेगा, और इसके बीच में एक इंटरस्टिशियल सेल होगा। तो जो मेल जर्म सेल होता है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वही स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अभी आगे और हम लोग विस्तार से देखेंगे, और यही सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल रिस्पांसिबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए।
स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का जनरेशन या स्पर्म का प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। होता क्या है कि जो ये ट्यूब्यूल्स हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कंपार्टमेंट्स के अंदर आप देख रहे हैं, आगे आप देखिए कि एक पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके ये सारी एक साथ मिल गई हैं। जिस पॉइंट पर ये सारी ट्यूब्यूल्स एक्सटेंड करके आगे जिस पॉइंट पे मिलती है माइडोस्टेट, उस पॉइंट को बोलते हैं रेटेटेस्टिस। देख रहे हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे माइडोस्टेट, तो यहां पर आप देखिए रेटेटेस्टिस से ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स यहीं से एक्सटेंड कर रही हैं, और यही वो ट्यूब्यूल्स हैं जिसको हम बोलते हैं वासा इफरेंसिया। आपको समझ में आ गया, वासा इफरेंसिया कहां पर है, टेस्टिस के अंदर है, और वासा डिफरेंस क्या है, इसके बाहर है। ठीक है, तो वासा इफरेंसिया से ये देखिए, ये रेटेटेस्टिस से ट्यूब्यूल्स निकली हुई हैं, और यही वासा इफरेंसिया के ट्यूब्यूल यहां पर देखिए ये इपिडिडाइमस लिखा हुआ है। तो इपिडिडाइमस के भी 3 पार्ट होते हैं। तो ये जो वासा इफरेंसिया है, इपिडिडाइमस का आगे ये यहां पर आके मिलती है, और इपिडिडाइमस का ये हेड बना देती है। ये हेड है, ये बीच का पोर्शन बॉडी है, और ये है इसकी टेल। यस, और यही टेल जब आगे बढ़ती है और ये जो बाहर निकलती है, इसी को हम बोलते हैं वासा डिफरेंस। और यही वासा डिफरेंस आप देखिए इस तरीके से ये यूरिनरी ब्लैडर्स को कवर करते हुए, इस तरीके से यूरिथ्रा से होते हुए स्पर्म का ये प्रॉपर रास्ता है, और इस तरीके से यहां से स्पर्म इजैकुलेट हो जाते हैं। तो वासा इफरेंसिया तक हम लोग पहुंच गए थे। देखो ये वासा इफरेंसिया है। आफ्टर दैट आप देखिए इपिडाइमस यहां से स्टार्ट हो जाता है। इपिडाइमस का ये हेड है, ये बॉडी है, और ये टेल है। तो इपिडाइमस के पास क्या आएगा, सीधे पहुंच जाएंगे हम लोग वासा डिफरेंस में, और वासा डिफरेंस के बाद ये वासा डिफरेंस इस तरीके से आगे कवर करते हुए फाइनली ये यूरिथ्रा से जाके मिल जाएगी, जिसको आगे हम इसको यूरिथ्रा बोलेंगे, और फाइनली यहां पर इस तरीके से स्पर्म पेटी के दौरान यहां से इजैकुलेट हो जाएंगे। तो अगर इस तरीके से माइडोसाइट देखिए, फाइनली क्या हो रहा है, यहां से हो रहा है इजैकुलेशन। तो एक्चुअली ये जो टर्म है आप देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स जो लिखे गए हैं, ये आपको ऊपर से नीचे एक तरीके का पाथवे आपको बता रहे हैं स्पर्म का किस तरीके से टेस्टिस से बनते हुए फाइनली यहां से इजैकुलेट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा माइडोसाइट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैंने नंबर आपको बता ही दिया है, इस नंबर पे फोन करके आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चलिए थोड़ी सी बात और हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और मैंने बोला है कि अभी इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर्स जो बहुत अभी क्लियर नहीं है, इसको और हमें क्लियर करना है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा और हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए, मैंने आपको जैसे कि बताया, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें कुछ एसेसरी ग्लैंड है, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। आप देख रहे हैं ये सेमाइनल वेसिकल हो गया, ये प्रोस्टेट हो गया, और ये हो गया हमारा बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। तो चलिए माइडोसाइट थोड़े से स्ट्रक्चर्स को, और यही वो ग्लैंड्स है माइडोसाइट कि जब यहां से ये वासा डिफरेंस से जब यहां पर स्पर्म आता है, तो स्पर्म के साथ जो सीमेन, जो व्हाइट कलर का लिक्विड मटेरियल होता है, वो इसके साथ मिक्स हो जाता है, जो बहुत सारा न्यूट्रिशन लिए होता है, और मदद करता है स्पर्म को सरवाइव करने के लिए, और प्रॉपर इजैकुलेशन में भी मदद करता है। तो चलिए अब हम टेस्टिस के प्रॉपर उस स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसमें आपको 2 टेस्टिस मिल रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बॉडी के बाहर ये लटके होते हैं, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम का मतलब क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको टेस्टिस देखने को मिलेंगे। चलिए, क्या स्क्रोटम का और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हमें समझना है? तो यस, हमें स्क्रोटम के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को समझना होगा, क्योंकि स्क्रोटम ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, ये पाउच को स्क्वीज कर देती है, छोटा कर देती है, सिकुड़ जाता है, और कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो टेस्टिस को ऊपर की ओर एलिवेट कर देती है। तो कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है स्क्रोटम में उस मसल्स के बारे में और स्क्रोटम के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो चलिए भाई स्टूडेंट देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या पॉइंट बताया कि स्क्रोटम क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। आफ्टर दैट अगर इस स्ट्रक्चर्स की हम बात करें, तो ये
इजेक्ट कहां से होता है आपको पता है, इसके जस्ट ऊपर क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है। तो एब्डोमिनल कैविटी से जो इजैकुलेट स्ट्रक्चर होता है, जो इजेक्ट होता है, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम। यस, और इसमें टेस्टिस इसके अंदर प्लेस्ड होते हैं। आप देख रहे हैं कि टेस्टिस इसके अंदर प्लेस्ड है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ये क्यों बॉडी के बाहर होता है, इसका कारण क्या है कि बॉडी के अंदर का टेंपरेचर करीब 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होता है, जबकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का टेंपरेचर कम चाहिए। तो कम टेंपरेचर कब मिलेगा, जब ये बॉडी के बाहर होगा। तो इससे ये होता है माइटोसिस, जब ये बॉडी के बाहर होता है तो टेंपरेचर लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी से कम हो जाता है, जो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए सबसे सुटेबल टेंपरेचर माना जाता है। और आप देखिए कभी कभी जब ठंडक क्या होती है, जब ठंड बढ़ जाती है तो ये जो स्क्रोटम जो पाउच है वो सिकुड़ जाता है, स्क्विश कर जाता है एक मसल्स के द्वारा, और एक जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस ऊपर की ओर एलिवेट हो जाते हैं दूसरी मसल्स के द्वारा। तो चलिए जरा उसका नाम हम लोग देख लेते हैं, जो आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें स्क्रोटम बना किसका है माइटोस्टेट, तो यहां पर आपको 2 मसल्स मिलेगी। पहली मिलती है डी फॉर डॉर्टस मसल और सी फॉर क्रीमास्टर मसल्स। क्रीमास्टर, मास्टर का मतलब है वो मसल्स जो एलिवेट कर दे, क्या करती है, टेस्टिस को ऊपर की ओर खींच लेती है। और जो डाल्टस मसल है ये स्मूथ मसल फाइबर्स की बनी होती है, और ये क्या करती है, जो स्क्रोटम है उसको स्क्विश कर देती है या कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, कॉन्ट्रैक्शन कर देती है, उसको सिकोड़ देती है। क्लियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। डाल्टस मसल का काम क्या है, स्क्रोटम को कॉन्ट्रैक्ट करना, उसको सिकोड़ देना। और जो क्रीमास्टर मसल्स है इस स्क्रोटम के अंदर उपस्थित जो टेस्टिस है ऊपर उसकी ओर एलिवेट कर देना, ऊपर की ओर टेस्टिस को ऊपर खींच लेना। ये किसका काम है, ये क्रीमास्टर मसल्स का काम है, और ये बनी होती है स्केलेटल मसल्स फाइबर से। काम क्या इसमें लिखा हुआ है, इसका काम है एलिवेशन। एलिवेशन वर्ड आया है एलिवेटर से। क्लियर है। और थर्ड, इनके बीच में आप देख रहे हैं यहां पर एक सफेद लाइनिंग आपको समझ में आ रही होगी माइटोस्टेट, यही वो लाइनिंग है जिसको हम रैफी बोलते हैं। ये रैफी की वजह से ये दोनों टेस्टिस एक दूसरे से क्या रहते हैं, एक पार्टीशन हो जाता है इन दोनों टेस्टिस के बीच में, जिसको बोलते हैं, इस पार्टीशन को मीडियन रिज या वर्ड देते हैं इसको रैफी। तो इस तरीके से माइटोस्टेट हमने स्क्रोटम के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को देखा। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यस, एक वर्ड आता है इंग्यूनल कैनाल। माइटोस्टेट कैनाल का मतलब होता है रास्ता, और इंग्यूनल कैनाल एक्चुअली क्या होता है कि जो एब्डोमिनल कैविटी है, यहां से एक रास्ता होता है जिस रास्ते से ये टेस्टिस नीचे की ओर डिसेंड होते हैं, तो उसी रास्ते को बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल। ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है एक बार, और इसी कैनाल के थ्रू जो टेस्टिस होते हैं डिसेंड कर जाते हैं इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। और ये जो प्रोसेस होता है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है बेबी का, और वो जो टाइम होता है वो 7th मंथ में, आप जानते हैं 9 मंथ में बेबी पूरा डेवलप हो जाता है, तो 7th मंथ में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये जो टेस्टिस है वो पाउच में डिसेंड कर जाते हैं। क्लियर है माइटोस्टेट यहां तक? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस प्रॉपर स्क्रोटम के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को और इंग्यूनल कैनाल को। चलिए, यस, जैसे कि मैंने आपसे अभी प्रॉमिस किया है कि मैं आपको टेस्टिस के प्रॉपर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को समझाने वाला हूं। तो चलिए, आप देख रहे हैं यहां पर ट्रांसफर सेक्शन एक टेस्टिस का प्रॉपर ले लिया गया है, और इस ट्रांसफर सेक्शंस के दौरान हम उन सारी चीजों को समझेंगे जो अभी पीछे वाली स्लाइड में आपको क्लियर नहीं हुई थी। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो टेस्टिस है माइटोस्टेट, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्राइमरी ऑर्गन इसी को ही माना जाता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेल में है वो कौन सा है माइटोस्टेट, वो टेस्टिस ही है। और मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस का जो प्रॉपर अगर स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे तो यस, सबसे पहले हमें देखना है कि जो टेस्टिस आप देख रहे हैं इसमें आपको 3 लेयर देखने को मिलती हैं, एक आउटर, एक मिडिल और एक इनर।
जो इनर वाली लेयर होगी उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी, क्योंकि भैया ब्लड तो चाहिए, न्यूट्रिशन तो चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए, क्योंकि सेल ही तो अंदर है। और बीच में एक लेयर होगी, एक आउटर लेयर होगी। तो इन लेयर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो यस एनीवन, किसी को पता है तीन लेयर्स के बारे में? चलिए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये जो तीन लेयर है, इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनेलिस। इसको याद करने का तरीका क्या है? टीवी लगी है बाहर की ओर। बीच में वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, बीच वाली लेयर, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, सेकेंड लेयर हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और ये होती है मिडिल लेयर। ये कौन सी है हमारी? ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और जो सबसे अंदर की लेयर है माय डियर स्टूडेंट, ये वाली, इस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। और मैंने पहले ही आपको बताया है, यही वो लेयर है जिस लेयर पे ब्लड वेसल्स वगैरह यहां पर एक्सटेंड करती हैं और अंदर कंपार्टमेंट में ब्लड वगैरह की सप्लाई होती है। क्लियर हो गया? अब अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर है। अब जरा हम देख लेते हैं, अभी हम लोगों ने टेस्टिस की तीन लेयर्स के बारे में बात करी। अब टेस्टिस के अंदर ये जो कमरे बने हुए हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। और मैंने पहले ही बताया है, इन कमरों को हम क्या बोलते हैं? इन कमरों को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होती हैं? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। देखो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, सीमेन से वर्ड लग रहा है आपको? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये ट्यूब्यूल्स मैंने आपको बताया है किसकी बनी हुई है? मेल जर्म सेल की, सर्टोली सेल्स की और इंटरस्टिशियल सेल की। तो चलिए अभी आगे बात हम करते हैं। सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि इन कंपार्टमेंट की संख्या टेस्टिस में कितनी होती है, तो अबाउट 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं। और प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईलिपाइड सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगी। मतलब ये ट्यूब्यूल्स है, सॉरी ये कंपार्टमेंट है। कितने कंपार्टमेंट होंगे? मिनिमम 200 और मैक्सिमम 300 टेस्टिस में। और प्रत्येक ट्यूब्यूल्स, सॉरी ईच ट्यूब्यूल्स मर्ज इनटू वन पॉइंट रेटा टेस्टिस। आप देखिए ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये आप ट्यूब्यूल्स आप देखिए, ये भी ट्यूब्यूल्स है, ये भी ट्यूब्यूल्स है, ये भी ट्यूब्यूल्स है। ये क्या हो रहा है? ये सारे ट्यूब्यूल्स एक इस पॉइंट पे आके मर्ज हो जा रहे हैं। यस, और ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं रेटा टेस्टिस। क्लियर है? अब देखिए रेटा टेस्टिस से यहां पर ये फाइन ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही है जो एक्सटेंड कर रही हैं। यस, और यही जो फाइन ट्यूब्यूल आगे एक्सटेंड कर रही हैं, इन्हीं ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं वासा इफरेंसिया। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? वासा इफरेंसिया क्या है? रेटा टेस्टिस के आगे जो एक्सटेंड ट्यूब्यूल हैं, इसको बोल रहे हैं वासा इफरेंसिया। अब ये जो वासा इफरेंसिया है, देखिए यहां पर जाके ये एम्बेडेड हो गई है, और एम्बेडेड होके बहुत ज्यादा ये क्वाइल्ड हो गई हैं। और ये जो क्वाइल्ड वाला पार्ट है जो आप देख रहे हैं, बहुत थोड़ा सा वाइट पार्ट है, ये पार्ट एपिडिडाइमस का हेड कहलाता है। इसको बोलते हैं एपिडिडाइमस का हेड। और ये जो बीच वाला पार्ट है, ये है बॉडी, और ये आती है इसकी एपिडिडाइमस की टेल। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा एपिडिडाइमस ही है, लेकिन ऊपर वाला हेड है, बीच वाली बॉडी है, और ये वाला हमारा उसका टेल है। क्लियर है? तो वासा इफरेंसिया ने क्या बनाया? आगे एपिडिडाइमस बना दिया। यस, और एपिडिडाइमस ही वो पार्ट है माय डियर स्टूडेंट जहां पर, अब क्योंकि स्पर्म तो इसके अंदर बनेंगे, और स्पर्म बनने के बाद यहां पर आएंगे, ये रेटा टेस्टिस से होते हुए, वासा इफरेंसिया से होते हुए, ये जो एपिडाइमस का पार्ट है, यहीं पर आके स्टोर हो जाते हैं। यहां पर आके क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। यस, और अगर हम बात करें तो यहां पर स्पर्म टेम्परेरी स्टोर होते हैं। अगर यूज हो गए तो ठीक, नहीं तो यहीं पर ये क्या हो जाएंगे? रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? चलिए, और फाइनली यही जो एपिडिडाइमस का, ये तो हो गया हेड, ये हो गई इसकी बॉडी, और ये जो मूंछ जैसा स्ट्रक्चर टेल है, यही टेल जब आगे एक्सटेंड करता है माय डियर स्टूडेंट, तो यही टेल आगे बना देता है वासा डिफरेंसिया।
आई होप आप समझ में आ गया होगा। आप टेस्टिस के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को आप समझ पा रहे होंगे। इन 3 लेयर्स के बारे में हम लोग ने बात कर ली, इन कंपार्टमेंट्स की बात कर ली, कंपार्टमेंट के अंदर उपस्थित सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात कर ली। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेंगे, रेटा टेस्टिस से होते हुए वासा एफरेंसिया से एपिडाइमस में जाएंगे और एपिडाइमस से फाइनली कहां पहुंच जाएंगे, वासा डिफरेंस में पहुंच जाएंगे। फिर यहां पर यूरेथ्रा में एंट्री करेंगे और फाइनली क्या हो जाएगा, स्पर्म का इजैकुलेशन हो जाएगा। चलिए और थोड़ा सा समझते हैं, और अभी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको आपको समझना है। सबसे पहले हमें समझना क्या है कि इसके अंदर ये जो आप सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स देख रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को भी हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को हम लोग समझते हैं। अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपको सेल्स मिलेंगे जिनको बोलेंगे मेल जर्म सेल, और मेल जर्म सेल ही वो सेल है जो स्पर्म के फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यही हम कह दीजिए दूसरे शब्दों में यही स्पर्म को बनाते हैं। सेकंड इसमें सेल होता है सर्टोली सेल। ये सर्टोली एस फॉर सर्टोली और एस फॉर सर्विस, मतलब ये इसको हम नर्स सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो ये सर्टोली सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको न्यूट्रिशन देते हैं, कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट्स करते हैं। और तीसरा होता है इसमें इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल, इसी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम मेल जर्म सेल की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो मेल जर्म सेल का काम मैंने क्या बताया, स्पर्म का फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम पूरे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं जो आप टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो ये इसमें मैंने आपको बताया मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। तो अगर हम मेल जर्म सेल की बात करें तो यही डिफरेंशिएट होके स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं। स्पर्मेटोगोनियम अभी कैसा है, प्लाइडी लेवल इसका डिप्लॉइडी है, क्योंकि जो मेल जर्म सेल है जब उसका साइज बढ़ेगा उसी को हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम, और इसी से बनेंगे आगे बाद में जब मियोसिस होगी तो इसी में बनेंगे आपके स्पर्म। सेकंड होता है हमारा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल मैंने बताया इनको हम नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। आप देखते हैं हॉस्पिटल में नर्स का काम क्या होता है, प्रॉपर पेशेंट्स की केयर करना। यस, तो वैसे ही सर्टोली सेल यहां पर करते हैं। इसके साथ सर्टोली सेल्स का एक नेचर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कि ये फैगोसाइटिक नेचर्स के होते हैं, अर्थात अगर कोई डेड सेल्स हैं तो उनको खा पी के बराबर कर देता है, मतलब सफाई भी करते हैं। तीसरा यही सर्टोली सेल है जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करता है। जब ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज होगा उसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो प्रॉपर टेस्टिस में आएगा। यस, और आके वहां पर स्पर्म के फॉर्मेशंस को आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट कि यही सर्टोली सेल्स एंटी मुलेरियन हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। एंटी मुलेरियन हार्मोन्स का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा हार्मोन होता है माय डियर स्टूडेंट जो मुलेरियन डक्ट को क्या कर देता है, मुलेरियन डक्ट जो है एक्चुअली इसी मुलेरियन डक्ट से यूट्रस का फॉर्मेशन फीमेल में होता है। तो मान लीजिए बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो बेबी का डेवलपमेंट अगर मेल में होना है तो क्या होना चाहिए, ये मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन आगे रुक जाएगा। नहीं तो अगर मुलेरियन डक्ट डेवलप हो गई तो किसमें डेवलप हो जाएगी, यूट्रस में डेवलप हो जाएगी। तो यूट्रस का डेवलपमेंट ना हो मेल चाइल्ड में जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, उसके लिए यही सर्टोली सेल एंटी मुलेरियन हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से यूट्रस का फॉर्मेशन रुक जाता है और मेल बेबी में डेवलप हो जाता है। क्लियर है? तो आप देखिए सर्टोली सेल का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला आपने देखा इसको नर्स सेल बोलते हैं, डेड सेल को खा पी के बराबर कर देती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज कर रही है, इनहिबिन प्रोटीन्स को भी रिलीज करती है। यस, इसका भी काम मैं आपको बताऊंगा जब स्पर्म का फॉर्मेशन आपको पढ़ाऊंगा। और एंटी मुलेरियन हार्मोन्स को भी ये सीक्रेट कर रही है, जिसका काम है मुलेरियन डक्ट के फॉर्मेशंस को चेक करना। इसके अलावा ये मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स के बीच में, क्योंकि ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हिस्सा है, इन दोनों के बीच में एक नई तरीके की सेल होती है। इन सेल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल। तो हम ये कह सकते हैं ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह में होती है हमारी इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल। और यही वो सेल है माय डियर स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करती हैं। आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आप जानते हैं स्टिमुलेट करता है बहुत सारे एनाबॉलिक फंक्शन को टेस्टिस के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रॉपर स्ट्रक्चर और मुख्यतः ये जो सेमानिफेरस ट्यूब्यूल है इसके स्ट्रक्चर्स को भी आप प्रॉपर समझ पाए होंगे। माय डियर स्टूडेंट, अगर ये आपको लेक्चर्स अच्छा लग रहा है तो मुझे आपसे लाइक चाहिए। यस, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। हमने यहां पर सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स को समझ लिया। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इन सेमानिफेरस ट्यूब्यूल में कैसे होता है, किस तरीके से मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट होती है और फाइनली ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देख रहे हैं आप स्पर्म का ये पूरा यहां पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो सबसे पहले होता क्या है इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेल जर्म सेल है किसका हिस्सा है, मैंने आपको बताया सेमानिफेरस ट्यूब्यूल का। तो मेल जर्म सेल सबसे पहले डिफरेंशिएट होती है, उसका थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है और जब वो साइज मेल जर्म सेल का बढ़ जाता है तो ऐसी सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। जिस तरीके से मेल जर्म सेल आपका प्लाइडी लेवल इसका डिप्लॉयड है, माय डियर स्टूडेंट स्पर्मेटोगोनियम का भी प्लाइडी लेवल डिप्लॉयड होता है। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां से नीट का एक बन सकता है। यस, नेक्स्ट पॉइंट, ये स्पर्मेटोगोनियम अगर मेल जर्म सेल की बात हम करेंगे तो इसके साइज में अंदर आपको मिलेगा, मॉर्फोलॉजी में मिलेगा, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब चूंकि एक स्पर्मेटोगोनियम से तो कुछ होने वाला है नहीं, स्पर्मेटोगोनियम्स को क्या होगा, अपनी संख्या को बढ़ाना होगा। ये 2n सेल है तो अभी स्पर्मेटोगोनियम में मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा और माइटोसिस जब होगा तो बहुत सारी स्पर्मेटोगोनियम बनेगी और जो माइटोसिस से स्पर्मेटोगोनियम आगे डिवाइड करेंगी उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नाम क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी है, मेच्योर नहीं है, प्राइमरी है। और साइट वर्ड कहां से आया है, सेल है। कौन सी सेल है, स्पर्म को बनाने वाली सेल है। जैसे आप देखते हैं लीवर में बोलते हैं हिपैटोसाइट्स, लीवर के सेल्स हैं, वैसे स्पर्म को बनाने वाले सेल को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइट। लेकिन कैसी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का प्लाइडी लेवल क्या होता है, तो प्लाइडी लेवल इसका 2n होता है। और आप जानते हैं माइटोसिस में एक सेल जब डिवाइड करती है तो कितनी सेल बनती है, 2 सेल बनती है। यस, तो देखिए दूसरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया। इस तरह बहुत सारी स्पर्मेटोगोनियम होंगी जो डिवाइड्स करेंगी, क्योंकि आपको पता है लाखों करोड़ों और अरबों स्पर्म बनते हैं। यस, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गई जिसका प्लाइडी लेवल क्या है, अभी 2n है। अब हम क्या करते हैं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को आगे लेते हैं और फाइनली हम समझते हैं कि किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से होगा। चलिए अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। और अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगा मियोसिस। और आप जानते हैं मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, यही तो होता है मियोसिस फर्स्ट, यही एक्चुअल है। तो क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो कन्वर्ट किस में हो जा रही है, वो हो जा रही है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो याद रखिएगा जहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का प्लाइडी लेवल 2n है, वहीं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का प्लाइडी लेवल क्या है, हैप्लॉइड है। मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है, क्रोमोसोम्स के नंबर्स क्या हो चुके हैं, हाफ हो चुके हैं। और अब देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यही सेकेंडरी स्पर्मेटो, अब देखो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ना, इससे दूसरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी बनेगी, लेकिन अभी हम एक ही लेके चल रहे हैं। अभी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें होगा मियोसिस सेकंड। और आप जानते हैं मियोसिस सेकंड माइटोसिस जैसा ही होता है, मतलब एक सेल से यहां पर 2 सेल्स बनेंगे जिसका प्लाइडी लेवल्स क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, और इनको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। क्लियर है, और ये इमेच्योर स्पर्म है। अब देखिए यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मैंने आपको दिखा दिया, और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से भी 2 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे जिसका प्लाइडी लेवल्स क्या होगा, n होगा, अर्थात हैप्लॉइड होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहां मेल जर्म सेल का प्लाइडी लेवल 2n था, स्पर्मेटोगोनियम का 2n था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का 2n है, वहीं पर जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होती है तो पहली बार आपको यहां पर जो प्लाइडी लेवल देखने को मिलता है वो हैप्लॉइड मिलता है।
मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो गए हैं। और यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकेंड होता है तो इन 2 सेल से 4 सेल्स यहां पर तैयार हो जाती है, और यही वो 4 सेल्स हैं माइटोस्टेट जो स्पर्म का आगे फॉर्मेशन करेंगी। यस, अर्थात यही करेंगी, स्पर्मियोजेनेसिस करेंगी। यस, और यही स्पर्मेटिड्स बाद में, चूंकि ये इमेच्योर है, थोड़ा सा और मेच्योर होंगे, तो हम इसको बोल देंगे स्पर्मेटोजोआ, और यही स्पर्मेटोजोआ फाइनली मेच्योर हो जाएगा और इस तरीके का एक स्पर्म बना देगा। हर एक स्पर्मेटोजोआ से एक स्पर्म बन जाएगा। मतलब यहां पर आप देखिए कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अगर मियोसिस होता है तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 आपको स्पर्मेटिड्स मिल रहे हैं, अर्थात 4 स्पर्म यहां पर बनेंगे। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए अब आप देखिए यहां पर 2 टर्म दिए गए हैं। पहला टर्म है अगर हम बात करें, पहला टर्म है, एक टर्म दिया गया है, एक वर्ड है स्पर्मिएशन, और एक टर्म होता है स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का प्रोडक्शन, और स्पर्मिएशंस का मतलब होता है कि जब स्पर्म रिलीज होते हैं कहां से, सर्टोली सेल से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। और मैं बता चुका हूं सर्टोली सेल्स कहां पर है, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ही हिस्सा है। क्लियर है। तो स्पर्मिएशंस का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म सेल फ्रॉम द सर्टोली सेल नोन एज स्पर्मिएशन। आई होप अब हम लोग थोड़ा सा इसके स्पर्म के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखिए ये आगे वाला पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं हेड, ये बीच में ये है नेक, ये है इसका मिडिल पीस। यस, और इसी मिडिल पीस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, आगे स्विम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और फाइनली ये है इसकी टेल। यस, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरा ये कवर है। तो ये है स्पर्म प्रॉपर स्ट्रक्चर। चलिए, लेकिन अभी कुछ ऐसे टर्म हैं स्पर्म के बारे में जिसे हमें समझना है। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर यहां पर एक स्पर्म का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। मैंने जैसे बताया ये है हेड स्पर्म का ये पोर्शन, बीच में आप ये देखिए नेक है, ये इसका मिडिल पीस है माय डियर स्टूडेंट। यस, और ये इस ऊपर आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी हुई है, और ये जो पार्ट है ये इसका है टेल। यस, ये आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही सेंट्रियोल आगे ओवम को मदद करेगा। बात आगे करेंगे, यहां पर वो पॉइंट्स बताने की जरूरत नहीं है यहां पे। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में सबसे पहले एक वर्ड आता है ओलिगोस्पर्मिया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है। सेकंड आता है वर्ड एंजियोस्पर्मिया, और थर्ड वर्ड आता है कैस्ट्रेशन। तो चलिए समझ लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म किसमें होता है, सीमेन में होता है। तो अगर एक हेल्दी मेल की हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो अगर हम उसका सीमेन लें और अगर 3 to 4 ml सीमेन लेंगे, तो इस 3 to 4 ml में जो स्पर्म की संख्या होगी वो 200 to 300 मिलियंस होगी। कितनी होगी, 200 to 300 मिलियंस। यस, अब ये तो एक कॉमन काउंटिंग हो गई, लेकिन एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। इसका मतलब क्या है कि अगर 3 to 4 मिलियन में अगर स्पर्म की संख्या अगर 20 मिलियन से अगर कम है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। और अगर सीमेन में स्पर्म है ही नहीं, स्पर्म एब्सेंट है, तो इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्मिया। ए फॉर एब्सेंट। क्या है एब्सेंट, स्पर्म एब्सेंट। और एक पॉइंट आता है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन में होता क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि ये जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम में आपको पता है ये दो क्या है, टेस्टिस हैं। तो कुछ एनिमल के केस में आप देखिए कि जब गाय का वो जो बछड़ा होता है, अगर उसको बैल बनाना है तो क्या करेंगे, उसके टेस्टिस को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत हो जाता है। यस, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ टेस्टिस इज नोन एज कैस्ट्रेशन। चलिए
कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब क्वाइटस होता है, सेक्स होता है, तो वहां पर जब स्पर्म इजैकुलेट होके वहां पर जब पहुंचते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वहां पर मैक्सिमम 48 आवर्स तक ही वो सरवाइव कर सकते हैं। 48 आवर्स के बाद क्या हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। जो 100% स्पर्म होते हैं उसमें आप देखिए 60% एंड 40%, जिसमें से 40% ऐसे स्पर्म होते हैं जो बहुत ही विगैरस नेचर के होते हैं, मतलब काफी वो एक्टिव होते हैं। यस, और इनकी मोटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि 60% ऐसे स्पर्म होते हैं जो नॉर्मल शेप के होंगे और साइज के होंगे, लेकिन 40% ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा चंचल होंगे, मतलब बहुत ज्यादा मोटिलिटी होगी। तो ये कुछ पॉइंट थे ह्यूमन स्पर्म से रिलेटेड, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, चाहे बात ओलिगोस्पर्मिया की हो, एंजियोस्पर्मिया की हो या कैस्ट्रेशन की हो। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस, यहां पर आप देख रहे हैं ये डायग्रामेटिक सेक्शन दिखाया गया है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ये प्रॉपर डायग्रामेटिक सेक्शन दिखाया गया है, और यहां पर देखिए ये प्रॉपर ये क्या है कि स्पर्मेटोजोआ है। यस, ये आपकी स्पर्मेटिड्स हैं। यस, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। देख रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। ये सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली सेल्स के अंदर क्या था, स्पर्मेटोगोनियम था। तो किस तरीके से है, सर्टोली सेल्स के अंदर जो मेल जर्म सेल है किसमें कन्वर्ट हो गया, स्पर्मेटोगोनियम में। स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट किसमें हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किसमें कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसमें कन्वर्ट हो गया, स्पर्मेटिड्स में। और यही स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो गए स्पर्मेटोजोआ में, और यही फाइनली बनाएंगे इस तरीके से स्पर्म। तो आप समझ पा रहे हैं, ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स का प्रॉपर ये डायग्रामेटिक व्यू दिया गया है। और माय डियर स्टूडेंट, इस डायग्रामेटिक व्यू को आपको नेमिंग आनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर सेल कौन सा है, ये क्या है। ये देखिए साइज इसका थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। देख रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हुआ, देख रहे हैं यहां पर, और ये आपकी सर्टोली सेल्स। तो इस तरीके से ये सर्टोली सेल वही सेल्स हैं जो नर्स का काम करती हैं, और प्रॉपर जो स्पर्म बन रहे हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। फैगोसाइटिक नेचर है, नर्स सेल इनको बोलते हैं, और एंटी मलेरियन हार्मोन भी आपको पता है ये सीक्रेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जरा व्यू देख लेते हैं। यस, ये वो सारे फिगर हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। यहां पर डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल का। देखिए यहां पर ये है, देखिए इन दोनों सेल्स के बीच में ये इंटरस्टिशियल सेल है, और यही वो सेल है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को ये सीक्रेट करता है। ये देखिए ये है स्पर्मेटोगोनिया, आपको दिख रहे हैं। यस, और ये दिख रहे हैं आपको स्पर्मेटोजोआ। यस, और ये आ जाती है छोटी छोटी दिख रही हैं, ये सर्टोली सेल। तो ये सारी आपको जो नेमिंग है माय डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आप जानते हैं नीट में आप ऐसे ही आ रहे हैं, वहां पर फिगर दे देगा और आपसे प्रॉपर पूछ लेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। चलिए यस माय डियर स्टूडेंट, यहां पर हम सेक्शंस को हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं अपने उस जगह पे जहां पर सेक्शंस को हमें यहां पर रोकना होगा। और माय डियर स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, इसके आगे हम बहुत सारी चीजों की स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके आगे ही हम आगे इसको बढ़ा लेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो कैसा रहा आप आज का ये सेशन, और अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे आप सभी से लाइक चाहिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन जस्ट इस लेक्चर्स के बाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।